गोरा साधु। दोस्तों, गोरा साधु सुनने में कुछ नया सा लग रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के लोग, हम लोग गोरा साधु जिम कॉर्बेट साहब को बोलते थे। अब ऐसा क्यों बोलते थे, क्या कारण था गोरा साधु उनको बोलने का, ये बात को आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। और इसको बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे बनाऊंगा। एक बार बताऊं मैं आपको, जिम कॉर्बेट साहब की कहानियां आपने कई यूट्यूबर्स से जो है उनसे सुनी होगी, मगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि वो लोग हमेशा जिम कॉर्बेट बोलते हैं। फिर जिम कॉर्बेट गए, जिम कॉर्बेट आए, ये इस तरह से बोलते हैं। मगर मैंने हमेशा उनको जिम कॉर्बेट साहब बोलकर ही संबोधित किया है। आप चेक कर लो कोई भी वीडियो मेरा, क्योंकि मेरी नज़र में वो एक महान इंसान थे। उन्होंने आदमखोर मारे इसलिए नहीं महान थे, बल्कि वो हमेशा वो तन मन धन हर तरह से सबकी मदद करते थे। अब आप देखिए, किसी आदमखोर बाघ को मारने के लिए वो कई कई दिन और कई कई रात खाली पेट जंगल में ही घूमते रहते थे, पेड़ों के ऊपर चढ़ के सो जाते थे। वो तब तक आराम की सांस नहीं लेते थे जब तक वो पर्टिकुलर उस आदमखोर को मार कर वो गांव का या उस एरिया के लोगों को आतंक से मुक्त ना कर दें, और वो भी निस्वार्थ भाव से। उसे मजेदार बात यह है कि यदि सरकार किसी आदमखोर को मारने के लिए कोई इनाम घोषित करती थी, तो वो उनकी पहली शर्त ये होती थी कि जो घोषित इनाम है इसको सबसे पहले हटा दिया जाए। लोग ये ना सोचे कि जिम कॉर्बेट जो है इनाम के लालच में ये सब कर रहे हैं। और ऐसे आदमी के बारे में पूरा जानने के बाद आप भी उन्हें महान सन्यासी, योगी या साधु ही बोलेंगे, तो आपके हृदय में, आपके दिल में उनके लिए बहुत श्रद्धा हो जाएगी। बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, आपकी अपनी, आपका अपना चैनल उत्तरांचल डायरीज में। ये आप ही का तो चैनल है, और मैं तो रिक्वेस्ट क्या करूं, ये तो आप ही लोगों का फर्ज है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इससे ताकि जिम कॉर्बेट साहब के बारे में लोग जानें। इस बार मैं आपको कोई कहानी नहीं बल्कि कुछ चर्चा करता हूं आपके साथ। सब जो जिम कॉर्बेट फैंस, वाइल्ड लाइफ और बिग कैट लवर्स को उम्मीद करता हूं अच्छी लगेंगी। और मेरे ख्याल से इन चीज़ों को हर कोई पसंद करता है, वाइल्ड लाइफ, नेचर, बाघ वाघ, इनके बारे में हर कोई जानना ही चाहता है। आपको एक बात बताता चलूं, शायद कई लोगों को नहीं पता होगा। जिम कॉर्बेट साहब का जो टाइम था उस समय में, मतलब उस दौर में जब पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत थी, लेकिन उस टाइम में भी उत्तराखंड की जो टिहरी रियासत है वो ब्रितानी हुकूमत के अधीन नहीं आती थी, वो स्वतंत्र थी। बड़ी उस टाइम की हमारी टिहरी की रियासत वो स्वतंत्र रियासत थी। अच्छा, उन दिनों पेड़ों को काटकर खेतों को जो है की जमीन को बढ़ाना विकास का एक आधार माना जाता था कि पेड़ों को काटो और खेत बनाओ। तो इंसानी गतिविधियां जो थी वो जंगल की तरफ बढ़ रही थी, कट रहे थे जंगल। तो उससे हो क्या रहा था कि कई आदमखोर बाघ पैदा हो जा रहे थे। उन दिनों एक चीज और हो रही थी, चीड़ के पेड़ों को, मतलब ये पाइन ट्री को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था। ये पाइन ट्री जो थे, ये सरकार को रेलवे के लिए जो टिम्बर वगैरह की जरूरत है, और भी कई उद्योगों के लिए, ये जो उसमें से लीसा निकलता है उसको मुहैया कराता था ये पेड़। इसकी उपयोगिता गवर्नमेंट के लिए बहुत हो रही थी।
लेकिन आज की तारीख में ये उत्तरांचल के लिए सबसे नुकसानदायक है, सारा पानी पी गया ज़मीन के अंदर का। इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सीधे रेशे वाले, मोटे और सधे तने के होते हैं, यानी सीधे तने के होते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि इसके नीचे कोई भी वनस्पति नहीं उग पाती है, किसी तरह की कोई घास या कुछ, ये सब नहीं हो पाता है, क्योंकि आसपास का सारा पानी खींच लेता है ये। वो वनस्पति, वो घास जिससे हिरन आदि जानवर खा सकें, और ना ही वो झाड़ियाँ पनपने देता है जिसमें हिरन, जंगली सुअर, खरगोश वगैरह वगैरह जैसे जो जानवर होते हैं, इनको आश्रय मिल सके या छुपने को जगह मिल सके। झाड़ियाँ भी नहीं हो पाती थी। तो कुछ इस तरह से जो ये मवेशी थे, ये जो जानवर थे, पशु थे, इनकी आबादी कम होती चलेगी, यानी कि हिरन, गुरड़, काकड़, सांवर आदि आदि आदि। और जब इनकी आबादी कम हुई तो जो बाघ या तेंदुआ का जो आहार था, जो डाइट थी, वो पूरी डाइट इनको मिलनी बंद हो गई। अब पूरी डाइट नहीं मिल रही है, शरीर तो बाघ और तेंदुए आदि का आप जानते हैं अच्छा खासा इनकी डाइट होती है। अब जो डाइट पूरी नहीं मिल रही है तो मैन ईटर हो जाते थे। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब का मानना था कि रुद्रप्रयाग का तेंदुआ इन कारणों से नहीं, वो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी जो उस समय फैली थी उसके कारण आदमखोर बना था। इस बीमारी के कारण लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मर रहे थे। एक ही गांव से, घर से कह लीजिए, 2-2, 3-3 मौतें हो रही थी। अरे जैसे अभी ये हाल में अपना कोरोना काल में हो रहा था, कितनी डेथ हो रही थी, जलाने को जगह नहीं थी, दफनाने को जगह नहीं थी। उस टाइम में भी यही हुआ। तो उत्तराखंड में लोग क्या करते थे, शरीर को पूरा नहीं जला पाते थे तो मुंह में एक जलता हुआ कोयला रखकर किसी खाई में फेंक देते थे। ये मैंने आपको बताया था, रुद्रप्रयाग का आदमखोर जो कहानी मेरी जो चली थी उसमें मैंने बताया था। इससे हुआ क्या कि तेंदुए को ये जो मानव शरीर था ये खाने के लिए मिलने लगा। अब वो उसको खाते रहा, धीरे धीरे बीमारी कंट्रोल हो गई, लोग मरने, मतलब डेड बॉडी उसको नहीं मिलने लगी, तो वो आदमखोर बन गया। फिर वो जिंदा इंसानों के ऊपर अटैक करने लगा और लोगों को मार कर खाने लगा। 8 साल तक उसका ये आतंक था। और अन्य मामलों में जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि आदमखोर को मारने के बाद जब उनका बारीकी से परीक्षण किया गया, उनको चेक किया गया, देखा गया, तो ये पता चला कि ऑक्यूपाइन, शाही की जो सुइयां होती हैं वो हड्डी तक घुस जाने या किसी शिकारी की गोली से घायल हो जाने के कारण उनमें से, मतलब ये कारण थे जो बाघ आदमखोर बन गए थे। वो बात अलग है कि जिम कॉर्बेट साहब के समय में तेंदुए या बाघों के आदमखोर बनने के जो भी कारण थे, वो आज के दौर में उससे कहीं ज्यादा हैं। आज के दौर में आदमखोर ज्यादा हो रहा है। आप ख्याल कीजिए, उत्तराखंड के क्षेत्रों में आज एक साथ 3-3, 4-4 आदमखोर तेंदुए सक्रिय दिख रहे हैं। एक लोहाघाट में दिख रहा है तो पता लगा कि एक बेदीनाग में हो रखा है, एक गंगोली हाट में है, एक बागेश्वर में, एक पौड़ी में, ऐसे बहुत सारी खबरें आ रही हैं। ये तेंदुए जिन्हें हम लोग बाघ और फॉरेस्ट वाले गुलदार कहते हैं, एक्चुअली अरबी में इसको गुलदारी कहते हैं, उर्दू अरबी में। आमतौर पर महिलाओं और बच्चों का शिकार बना रहे हैं। जंगल में घास जंगली लेने गई या खेतों में निराई गुड़ाई कर रही महिलाओं को, या आंगन में खेलते कूदते बच्चे, ये बड़ी आसानी से इनका जो है शिकार बन जाते हैं और इनका आहार हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये जितने भी ये एक्सपीरियंस्ड फॉरेस्टर हैं या जो पर्यावरणविदवादी जो हैं, इनका मानना है कि कार्निवोरा जानवरों का जो मुख्य आहार है, जैसे हिरन, कांकड़, सांभर, घुरड़ आदि, इनमें जो कमी आई है उसी के कारण इंसानों और जानवरों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ रहा है, और ये निरंतर बढ़ता ही जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है।
अभी हाल में मतलब कुछ दिनों पहले, 1 महीना शायद नहीं हुआ है, रामनगर के ये जो चुकम गांव है, इसमें एक बाघ ने, वो धारी वाले बाघ ने पहले एक गाय और उसके तुरंत बाद एक आदमी को मार दिया। आधा उससे थोड़ा गाय को खाया और उस आदमी का को ले गया, उसका एक हाथ खा लिया। फिर गांव वालों ने शोर से वो उसको छोड़ के वहीं कहीं छिप गया। हालांकि बाघ को उसी दिन रेस्क्यू कर लिया गया था और अब वो रिहैब सेंटर में रहेगा, जहां उसके आदमखोर बनने के कारणों का पता किया जाएगा कि क्यों, भाई क्या कारण है, कैसे, कहीं चोट से है या क्या है, क्या जो भी रीज़न है। पहले से क्या था कि गांव घरों में भेड़ बकरियां पाली जाती थी, जो कोई भी ऐसा तेंदुआ या बाघ घायल हो जाए और उसको भूख लगे तो वो इनको मार के अपनी भूख मिटा लेता था। लेकिन अब लोगों ने भेड़ बकरियां पालनी बंद कर दी हैं, तो गांव का जो ये सुरक्षा कवच था ये भी हट गया है। दूसरा कारण, पलायन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। गांव से कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर शहरों में चले गए हैं, तो जो गांव की जो अच्छी खासी आबादी थी वो अब कम हो गई, सिमटने लगी है। तेंदुआ क्या करता है, कभी भी किसी भी खाली घर में छुप कर बैठ जाता है और जैसी मौका लगता है वो हमला कर देता है। आप कुछ इस तरह से समझिए, किसी घर में 4 भाई हैं, पूरा परिवार है, 4 भाइयों के परिवार हैं, तो घर पूरा भरा पूरा रहता है, यानी कि बखाई जो है सब में कोई ना कोई रह रहा होता है सारे घरों में। अब उनमें से 3 भाई पलायन कर जाते हैं, कोई अपने कहीं चला गया नौकरी में, परिवार को ले गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और एक भाई घर पे रह गया। तो उस घर की उस जो बाखुली है उसकी जो आबादी है वो कम हो गई ना। पहले से क्या थे कि सारे सब एक साथ रहते थे तो मानसिक रूप से मजबूत थे, लेकिन परिवार बिखर जाने से क्या हुआ कि अब वो तेंदुआ मजबूत हो गया, क्योंकि लोग कम हो गए तो उसकी पावर बढ़ गई है। बड़ी बड़ी बाखुलियां हुआ करती थी जो आबाद रहती थी, अब उनमें मात्र 2-3 घर ही ऐसे होते हैं जिनमें निवासी हैं। अब लोग कम हैं तो पशु भी कम है। अब मैन पावर की कमी होने के कारण जो खेती की जो ज़मीन है उनमें पूरी खेती हो नहीं पा रही है, तो वो जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है और उसके बदले वहाँ पे ये झाड़ झंकार ये सब होते जा रहे हैं, जंगली घास है, झाड़ झंकार है, ये सब होते जा रहे हैं। जंगल गांव तक आ चुके हैं। अरे मेरा मतलब है गांव से सट चुके हैं, क्योंकि खेत जब रहेंगे नहीं तो जंगल फैलेगा। तो तेंदुए जो पहले गांव से दूर रहते थे अब वो गांव के और नज़दीक आके रहने लगे हैं, झाड़ियों में छिपने को मिलने लगा है, खाने को आदमी मिलने लगा है। हिरणों की संख्या में कमी उनके जो अनाधुंध शिकार किया गया उसके कारण भी आ रही है। अच्छा, शिकारियों का क्या है, वो बाघ या तेंदुए को मारकर उसके शरीर को ठिकाने लगाना मुश्किल होता है शिकारियों के लिए। वहीं हिरन को मारना छिपाना दोनों जो है बड़ा आसान काम है, मतलब हिरन को तो मार के खाते ही लोग। हालांकि सरकार द्वारा शिकार बैन है, लेकिन फिर भी शिकार तो होता ही है, चोरी छिपे होता है जंगलों में आए दिन। हम पहाड़ में रहते थे, गोली की आवाज़ सुनते थे गहरे गहरे जंगलों में। अब रात में कौन जाएगा देखने के लिए। यदि अब अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो पहाड़ों में हिरन के अनुपात पे तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है और जो अब इंसानों पर हमला करने लगे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मानव और ये तेंदुओं यानी कि बाघों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। बताया ना मैंने कि पहले कभी कोई एक बाघ आदमखोर होता था, अब जो है आए दिन जो है आदमखोर हुए जा रहे हैं। 3-3 4-4 तेंदुए एक साथ आदमखोर हो रहे हैं पहाड़ों में। और ये जो है हमारे पर्यावरण के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए इसको रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रही है गवर्नमेंट, प्रयास हो रहे हैं, लेकिन या तो वो विपरीत दिशा में हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, या खाली मात्र एक सतही किस्म के यहाँ ये ऑन पेपर जो होते हैं, प्रैक्टिकली एक गहराई से इस पर चिंतन नहीं हो रहा है।
शहरों में हम लोग अपने घरों में बैठे, जिन्हें जंगल या जंगल पर निर्भर लोगों की जानकारी नहीं है, कहाँ है शहर वालों को जंगल, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी जानकारी। वो लोग इस गंभीर और जटिल समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, और ना ही उनके पास इन सब के लिए समय है। व्हाट्सएप पर किसी तेंदुए या बाघ का वीडियो आता है तो थोड़ी देर देख करके उसको रोमांचित हो जाते हैं, अरे ये नहीं होना चाहिए, सरकार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अपनी सब उनकी चल रही होती कमरे के अंदर बैठ के। उसी टाइम पता लगा कोई दूसरा वीडियो आ गया हास्य का, हाँ 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 हाँ, उसमें मस्त हो गए। या कोई राजनीतिक पोस्ट आ गई, उसमें दो चार सरकार को सुना दी या दो चार विपक्ष को सुना दी, और वो जो बाघ या तेंदुए का जो वीडियो आया था वो गैलरी में जमा हो जाता है, और किसी दिनों के बाद गैलरी से डिलीट भी हो जाता है। तो हमारी नई पीढ़ी जो है, हमारी जो पीढ़ी जो आ रही है, इसको हमें इस समस्या के प्रति सतर्क करने की, इसको जागरूक करने की जरूरत है। नई पीढ़ी को जागरूक करें हम लोग। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब का बचपन जिस परिवेश में गुजरा था, वैसा ही बचपन आज भी पलता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बच्चे तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। लेकिन जो बच्चों के अंदर की जिज्ञासा होती है ना, उनको उस तरह से प्रेरित नहीं किया जाता है अब, जिस तरह से जिम कॉर्बेट साहब के की उनकी जो उत्सुकता थी कॉर्बेट साहब के जंगल के प्रति या जानवरों के प्रति, तो उसको उनके जो बड़े भाई टॉम थे और जो उनके परिवार के अन्य लोग थे, उन्होंने किया। लेकिन आज स्कूली शिक्षा, किताबों के बैग का जो बोझ है, उससे झुके हुए बच्चों के जो कंधे हैं, उनके मन के अंदर की जो जिज्ञासा है वो शुरू होने से पहले ही दब जा रही है। आप देखिए ना, कितने भारी भरकम बस्ते होते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा मूल्य समाज को चुकाना पड़ रहा है। हमें इसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है, समय के हिसाब से। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियां, जैसे रुद्रप्रयाग का आदमखोर या पनार का आदमखोर, इनमें मैंने बाघ शब्द का प्रयोग किया है, बार बार बाघ ही शब्द बोला है, जबकि ये बाघ नहीं, तेंदुए थे, लेपर्ड थे, टाइगर नहीं थे ये। लेकिन उत्तराखंड में हम इस मांसाहारी जीव को, इस जानवर को बाघ ही बोलते हैं, तो मैंने भी बाघ शब्द ही बोला है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि बाघ मतलब टाइगर होता है, जिसके शरीर में काली और वो पीली धारियाँ होती हैं, मोटी मोटी धारियाँ होती हैं, बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है, और रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि तेंदुए का जो शरीर होता है, उसमें काले रंग के छल्ले चार चार के समूह में होते हैं। बचपन में तो जब ये छोटा होता है तो ये छल्ले एक एक ही दिखाई पड़ते हैं, छल्ले कह लीजिए या गोला कह लीजिए, एक एक ही दिखाई देता है। लेकिन शरीर जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो समूह के छल्ले अलग अलग साफ दिखाई देने लगते हैं। वो गुलाब के फूल से चकत वो होते हैं, अलग दिखने लगते हैं, इसीलिए गुलदार भी कहते हैं उसको। गुल का मतलब फूल होता है ना, गुल या गुलाब, फूल, तो गुलदार। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब को साधु इसलिए बोला गया है कि जिम कॉर्बेट साहब की यही साधु वाली छवि उत्तराखंड के लोगों के मन में बनी हुई थी। और ये छवि क्यों बनी थी साहब, ये बात आपको आगे चलकर पता चलती जाएगी। अभी जो मैं सुना रहा हूँ आप सुनते जाइए, आपको पता चलती जाएगी कि क्यों साधु कहा जाता था। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट साहब को कारपेट साहब के नाम से जाना जाता था। कॉर्बेट साहब कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, इनके ऐसा नहीं कि बड़े पैसे वाले थे, नहीं, फिर भी गरीबों की मदद करने में ये कभी पीछे नहीं हटते थे। इन्होंने नैनीताल के पास करीब 250 एकड़ क्षेत्र के जंगल के किनारे की जमीन को खेती करने के काबिल बनाया, 250 एकड़ क्षेत्र की। और उस जगह का नाम छोटा हल्द्वानी पड़ा। इसके एकदम पास ये अपना
कालादुंगी गांव, तब गांव ही था, अब तो कस्बा हो गया है, तब कालादुंगी गांव था, वहां पे। उस समय इस भाबर क्षेत्र के जंगल को काटकर खेती करना विकास के लिए बहुत जरूरी था, डेवलपमेंट के लिए। जिम कॉर्बेट साहब ने इस जमीन की सुरक्षा के लिए एक दीवार बनवाई, और इस जगह पे, इस जमीन पर 40 गरीब परिवारों को स्टैब्लिश करवा दिया। जिम कॉर्बेट साहब ने इस जमीन का मालिकाना हक भी उन परिवारों को दे दिया, जिनको जमीन दी, वो पूरा मालिकाना हक दे दिया, और 1 रुपया भी नहीं ली कीमत। उल्टा उसका जो लगान था, जो लगान देना होता था, जिम कॉर्बेट साहब अपनी जेब से भरते थे। उन गरीब गांव वालों के ऊपर इन्होंने 1 रुपये का बोझ नहीं आने दिया। इन्होंने नैनीताल और छोटा हल्द्वानी में अपनी बहन, जो इनकी सिस्टर थी मैगी, उसकी मदद से, उससे हेल्प के साथ एक डिस्पेंसरी भी खोली, और मैं गरीबों का जो इलाज होता था वो मुफ्त में होता था, उनसे दवाइयों के या किसी चीज़ के इलाज के पैसे नहीं लिए जाते थे। इन्होंने अपने घर के पास ही एक हाई स्कूल भी खोला। कॉर्बेट साहब जो है, गीता और रामायण का जो भारतीय दर्शन है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और सारे हिंदू त्योहारों को ये वही गांव के लोगों के साथ मिलकर बनाया करते थे। होली, दिवाली, जो भी त्यौहार होते हैं। इन्हें जागर देखना बहुत पसंद था। जागर जो हमारे यहाँ होता है, जागर अब देवता को बुलाया जाता है शरीर में, वो इन्हें बहुत पसंद था। कुमाऊनी, ये बोली जो है, पहाड़ी बोली भाषा, ये बड़ी सरलता से और बड़ी फ्लुएंटली बोलते थे। सन 1944 में इनकी पहली किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के छपने के बाद जो रॉयल्टी इन्हें मिली, उस रॉयल्टी की रकम को इन्होंने, जानते हैं क्या किया? नेत्रहीन, जिनके पास आंखें नहीं थी, उनको डोनेट कर दी, खुद नहीं रखी। 1946 में जब ये भारत से कीनिया जा रहे थे, तब इन्होंने अपनी छोटी हल्द्वानी की जो ज़मीन थी, आवासीय ज़मीन, जिसपे ये रहते थे, इसके आसपास की जो ज़मीन थी, अपने एक मित्र को बहुत कम दामों में बेच दी। अरे बेच क्या दी यार, ये समझिए कि दान कर दी, एक तरह से दान कर दी। क्योंकि दान कर दी इसलिए कह रहा हूँ, उस ज़मीन को बेचकर इनको जो भी पैसा मिला था, थोड़ा बहुत, वो पैसा पूरा का पूरा इन्होंने वहीं उसी जगह पंचायत घर बनाने के लिए दान कर दिया। लो भाई, ये पैसा लो, इससे यहाँ पे पंचायत घर बना लेना। 1 रुपया नहीं लिया। भारत की जो इंडिपेंडेंस जब हुआ, इंडिपेंडेंस से पहले 1 साल पहले 46, नैनीताल वाला मकान जो इनका गढ़नी हाउस था, वो भी इन्होंने बहुत सस्ते में बेच दिया। और सितंबर की एक सुबह जब पूरा नैनीताल सोया हुआ था, जिम कॉर्बेट साहब और मैगी दोनों ने गढ़नी हाउस छोड़ दिया। उस टाइम जिम कॉर्बेट साहब की उम्र करीब 71 वर्ष की हो चुकी थी। जिम कॉर्बेट साहब ने कुल 6 किताबें लिखी। उनकी पहली किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं 1944 में छपी थी। 10 साल बाद उनकी दूसरी किताब कुमाऊं के आदमखोरों के ऊपर, द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, प्रकाश में आई। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग 1948 में प्रकाशित हुई थी। इसमें एक तेंदुए के आतंक और उससे मुठभेड़ के किस्से हैं, जो एक अच्छे खासे उपन्यास जैसी है। और वो उपन्यास जैसे जो है, उस उपन्यास, उसकी कहानियाँ मैंने अभी अभी पूरी करी हैं। यानी कि जो इससे पहले वाला वीडियो था, उस कहानी को पूरा करने के बाद में ये नया वीडियो बन रहा है। जब उस तेंदुए को मार दिया, वो कहानी पूरी हुई, तब आज मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। उस कहानी में करीब 16 एपिसोड हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त।
जिम कॉर्बेट साहब की आत्मकथात्मक किताब माई इंडिया और जंगल लोर 1953 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो जंगल लोर नामक किताब है, ये कॉर्बेट साहब को एक जंगल शास्त्री के रूप में स्थापित करती है कि इस किताब को पढ़कर पता चल जाता है कि वो जंगल की हर बारीक से बारीक गतिविधि को भी कितनी गहराई से समझते थे। तेज हवा चल रही है तो क्या होगा, हल्की हवा है तो क्या है, कब बारिश होगी, चिड़िया चहचहा रही है तो क्या हो सकता है, या बाघ का मूवमेंट है, तेंदुए के पग चिन्ह है, बाघ के हैं, बाघिंग, मतलब A to Z। उनकी एक और किताब ट्री टॉप्स 1955 में जब उनकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ होने के बाद वो प्रकाशित हुई थी। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने जीवन के 32 साल दोस्तों आदमखोर बाघों को मारने में बिताए। और मजेदार बात यह है कि बाघों के वंश को बचाने के लिए उन्होंने ही अभियान चलाया, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आज है। जिम कॉर्बेट साहब का मानना था कि बाघ सबसे अधिक उदार मन वाला होता है, मतलब सबसे प्यारा जीव है। ये बहुत साहसी है, बिल्कुल है, और ताकतवर होता है, कोई शक नहीं, बहुत हिम्मती, बहुत ताकती। और बाघ जो है भारत के जंगलों का सबसे खूबसूरत जीव है, इसमें भी कोई शक नहीं है, सबसे खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बाघ देखिए कितना खूबसूरत लगता है। और अगर इसकी रक्षा नहीं की गई तो हमें इस सबसे खूबसूरत जानवर से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि ये सब खत्म हो जाएंगे। और बाघों के संरक्षण के लिए ये निरंतर संघर्ष करते रहे। बाघों के लिए उनका निस्वार्थ या द्वेष रहित नजरिया, ये किसी या योगी या सन्यासी होने का ही गुण है भाई। बाघ के लिए मतलब ऐसा प्यार, इतना वो समर्पण कर देना उसको बचाने के लिए अपने आप को, सन्यासी कर सकता है यार। जिम कॉर्बेट साहब का ये भी मानना था कि किसी बाघ या तेंदुए का किसी मवेशी को मार कर खाना कोई अप्राकृतिक नहीं है। ये जो लॉ ऑफ नेचर है उसके अंदर कोई गलत नहीं है, कोई लॉ नहीं तोड़ रहा है वो नेचर का। लेकिन यही बाघ या तेंदुआ जानबूझकर अगर इंसानों को मारता है तो वो ऐसी पोजीशन में तो उसे मार देना ही ठीक है, क्योंकि वो इंसान का तो कानून तोड़ रहा है ना। अच्छा, जो इनका नेचर था जिम कॉर्बेट साहब का, ये थोड़ा शाय थे, थोड़ा शर्मीले, कम बोलने वाले, स्वाभिमानी और दया का भाव रखते थे। इनके अंदर दया बहुत थी। कई कहानियों में आपने देखा होगा कि किसी की गाय मर गई तो उसको पैसे दे दिए, किसी को नई गाय खरीद के दे दी, बकरी वाले को, मतलब अपनी जेब से पैसे दे करके उनके इलाकों के नरभक्षी को मारने जाते थे और अपनी जेब से पैसा खर्च करते थे। अपने कारनामों का, अपने जो इन्होंने ये सब किया, इनका कभी खुद अपने मुंह से बखान नहीं किया और कभी ये दावा नहीं किया कि ये बहुत बढ़िया शिकारी हैं और मैं जंगल का बहुत जानकार हूँ। अपने मुंह से कभी किसी तरह की इन्होंने कोई वो नहीं करी। किसी आदमखोर बाघ को जब ये मारकर वापस आते थे तो एकदम शांति रहते थे। ये लोगों को इनकी उपलब्धियों के बारे में तब पता चला जब इनकी किताबें छपने लगी, और इन्होंने उन किताबों में जो भी कहा या जो भी लिखा लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। बल्कि उस समय के लोगों का तो यहाँ तक कहना था, जो उस टाइम के जो लोग थे, यानी कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, कि कॉर्बेट साहब ने उत्तराखंड में जो इज्जत पाई थी वो उस समय के संयुक्त प्रांत, मतलब यूपी, लेकिन तब यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, कहते यूपी ही थे। और तब उत्तराखंड जो है अलग राज्य नहीं था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पूरा दोनों मिला के यूनाइटेड प्रोविंस था। और ये इज्जत जो इनको मिलती थी उसका कारण ये था कि कॉर्बेट साहब, जैसे पहले ही बताया मैंने, आम जन के जो दुख सुख हैं उसमें भागीदार रहते थे। आधी रात को भी यदि किसी को कोई मदद की जरूरत होती थी तो ये हमेशा तैयार रहते थे। मतलब आधी रात को भी अगर आपको जरूरत पड़ गई कॉर्बेट साहब की तो तुरंत उठ के चल देते थे।
ये नहीं देखते थे कि अपना स्वास्थ्य, इनका खुद तबीयत कैसी है, क्या है। इन्होंने लोगों के जीवन की जो सुरक्षा है और आतंक से मुक्ति के लिए जो जो कुछ भी किया, वो सब अद्भुत और अतुलनीय है यार। मेरा सोचना तो ये है, एक ऐसा अंग्रेज जिनके दिल में गरीबों के लिए अटूट प्रेम, असीम प्रेम था, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे, कभी भी पीछे नहीं हटे किसी भी तरह से, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो। और ऐसे आदमी को यदि साधु ना कहा जाए या महान ना कहा जाए तो और क्या कहना चाहिए। आप लोग स्वयं इस बात का जो है एक निष्पक्ष अवलोकन करें और कमेंट में बताएं। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं जिम कॉर्बेट साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, मैं फैन हूं उनका। वो ना सिर्फ एक कुशल शिकारी थे, बल्कि एक बहुत सरल और साफ दिल वाले इंसान थे, जो हमेशा अपनी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करके दूसरों की जो तकलीफ़ें थी उनको दूर करने में लगे रहते थे। वो अपने आप को कहते थे कि मैं जो है हिंदुस्तानी अंग्रेज़ हूँ, क्योंकि वो इंडिया में ही पैदा हुए थे। हमें इंडियन ब्रिटिशर बोलते थे। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, मगर अभी तो आज्ञा दीजिए। दोबारा ही जल्दी मिलते हैं। मैं इनकी पारिवारिक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब बताऊंगा। ये जो मेरे पास जो दूसरी किताब इनकी आई है उससे, ये किताब है गोरा साधु। इस गोरा साधु की जो जो बातें हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। जो मित्र पहली बार चैनल में आए हैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरी बातों को पूरा पूरा सुना। अभिनंदन करता हूँ उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उत्तरांचल डायरीज चैनल को अपना ही चैनल समझ के सब्सक्राइब करेंगे और अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। और पुराने सभी मित्रों से पुनः अनुरोध ही करता हूँ, करूँगा और हमेशा करता रहूँगा कि वो चैनल को लाइक कमेंट कर, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। करेंगे ना? धन्यवाद दोस्तों। तो बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।